हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर सेकेंड में हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और कैसे लिखना ये चीज़ आपको सीखना है, साथ में समझना है कि वास्तविक रूप से ये है क्या। जैसे बच्चों, सबसे पहले आइंस्टीन साहब आए। आइंस्टीन साहब ने क्या बताया था, आप लोगों को पता होगा। आइंस्टीन साहब डी ब्रॉगली तरंग समीकरण मैंने कराया, उसमें आप देख लो, उसमें बताया था कि चाहे प्रकाश की बात करें, चाहे आप चुंबकीय विकिरण की बात करें, इन सब में द्वैतीय प्रकृति होती है। चुंबकीय विकिरण की चाहे आप बात करो, इनमें द्वैतीय प्रकृति होती है। द्वैतीय प्रकृति का मतलब इसमें कण और तरंग दोनों प्रकार से गुण पाए जाते हैं। यानी जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होंगे या प्रकाश होगा बच्चों, इसमें द्वैतीय प्रकृति होगी। एक तो कण की प्रकृति और दूसरी तरंग की प्रकृति। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे लुईस डी ब्रॉगली साहब आए। कौन बच्चों? लुईस डी ब्रॉगली। इन्होंने क्या बताया था, जिस प्रकार से आपके प्रकाश और विद्युत चुंबकीय विकिरण में कण और तरंग की प्रकृति होती है, उसी प्रकार से द्रव कणों पे भी, मतलब एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अणु, ठीक है, सूक्ष्म द्रव्य कणों पर भी हमारा द्वैतीय प्रकृति पाया जाता है। अर्थात जो कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, इनमें या अणु परमाणु की बात करें, इनमें दोहरी प्रकृति पाई जाती है, एक तो कण की और एक तो तरंग की। तब उन्होंने डी ब्रॉगली ने एक समीकरण दिया था बच्चों कि आपका लैम्डा बराबर H/mc, और mc आपका द्रव्यमान गुणे वेग है, तो आप H/p, ये समीकरण भी दे दिया था। किसने दे दिया था? आपका भैया ये डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। उम्मीद करता हूँ कि उसे आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे। इसी को व्याख्या करते हुए हमारे हाइजेनबर्ग साहब आए। बोले भाई चलो ठीक है, मान लीजिए हम मानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो तरंग के रूप में कंपन करता है और कण की भांति है। लेकिन जब कण होगा तब उसकी स्थिति का पता लगाएंगे, जब वो कंपन करेगा तरंग के रूप में होगा तब उसके संवेग का पता लगाएंगे। लेकिन यदि कोई कण गति कर रहा है या स्थिर है, और यदि हम सोचना चाहें कि उनके दोनों चीज़ों का हम अध्ययन कर पाएं, संवेग और स्थिति, तो असंभव है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे हाइजेनबर्ग साहब ने क्या बताया कि मान लीजिए कोई हमारे पास सूक्ष्म कण है और सोचे कि उसकी स्थिति का भी पता लगा ले और उसके संवेग का भी पता लगा ले, तो ये निर्धारण करना असंभव है, ये निर्धारण हम नहीं कर सकते। जैसा आप लोग यदि अपने घर में सीलिंग फैन देखे होंगे, यदि सीलिंग फैन में मान लीजिए 3 पार्ट हैं, तो तीनों पार्ट को आप, जब वो स्थिर है, मतलब उसमें धारा नहीं बह रही है, तो स्थिर है, तो उसके आप तीनों पार्ट को आसानी से देख सकते हैं। लेकिन जैसे वो गति करने लग जाता है बच्चों, तो फिर आप उसके पार्ट्स को अच्छे, नहीं उसकी स्थिति का पता आप नहीं लगा सकते। आप फैन में किसी में देख लेना, 3 पत्तियां लगी रहती हैं बच्चों, है ना, और उसमें आप उसकी स्थिति यदि पता करना चाहें तो जब ये स्थिर होगा तो उसकी स्थिति को पता लगा सकते हैं, और जब वो गति करेगा तब उसके संवेग को पता लगा सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं संवेग का फार्मूला क्या होता है? संवेग का होता बच्चों द्रव्यमान गुणे वेग। तो संवेग कब निकलेगा? जब वेग होगा, अर्थात कोई भी वस्तु गति करेगा, अर्थात कण जब गति करेगा। और स्थिति के बारे में बात करें तो स्थिति कब हम निकाल सकते हैं? जब वो एक स्थिर अवस्था में होगा, ठीक है। इन्हीं चीज को व्याख्या करते हुए हाइजेनबर्ग साहब ने बताया कि यदि हमारे पास कोई सूक्ष्म कण है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, तो उसके स्थिति और संवेग का हम सही निर्धारण नहीं कर सकते। सही निर्धारण नहीं कर सकते। यदि निर्धारण करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटियां आएगी। इसी को उन्होंने एक समीकरण के रूप में व्यवस्थित किया। वो समीकरण था, यानी किसी मान लो कण की स्थिति में कोई त्रुटि आ रही तो डेल एक्स, और उसके संवेग में यदि कोई त्रुटि आ रही है तो वो आपका डेल पी। इसका मान जो होगा हमेशा H/4 से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, या कि H/4 के बराबर होगा। ये आपका डेल एक्स क्या है बच्चों? अनिश्चितता है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो कण की स्थिति में त्रुटि है, जितना स्थित होना चाहिए। स्थिति कैसे निकालते हैं? किसी एक निश्चित मान लीजिए निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का पता लगा रहे हैं, और स्थिति का पता लगा रहे हैं तो गति नहीं करेगा। और बच्चों, यदि कण की स्थिति का पता लगा रहे हैं तो गति नहीं करेगा, और जब गति नहीं करेगा तो उसके संवेग को पता लगाना कठिन है। इसी चीज को उन्होंने व्याख्या किया। और कुछ भी नहीं है कि कोई कण है, यदि गति कर रहा है, ठीक है, या स्थित है, और हम दोनों चीज का अध्ययन करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ न कुछ त्रुटियां होगी। और यदि किसी भी कण के स्थिति का त्रुटि डेल एक्स हो और उसके संवेग का त्रुटि डेल पी हो, तब उसका मल्टीप्लाई H/4 से बड़ा होगा या बच्चों उसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कैसे गति करता है? नाभिक है, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है,
तो उसका कहीं ना कहीं बेग होगा, और बेग होगा बच्चों तो उसका संवेग होगा डेफिनेट। यदि बेग भी है तो संवेग कैसे निकालते हैं, संवेग निकालते हैं द्रव्यमान गुणे बेग, यानी m भी निकालते हैं। ठीक है, ये आपका संवेग हो गया। और बच्चों स्थित कब निकलेगा, जब कोई कण किसी बिंदु पर स्थिर होगा, स्थिर है जब वो गति नहीं करेगा तब। इसी चीज का तो अध्ययन किए। और आप भी पता है आपको कि मान लीजिए किसी फैन में 3 पत्तियां है ना, 3 पत्ती का मतलब समझ रखे हो कि आपके उसके 3 पार्ट्स होते हैं, तो उनकी यदि स्थित का हम पता लगाना चाहते तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा, और यदि उसके संवेग का पता लगाना चाहते तो गति अवस्था में होगा। तो उन्होंने बताया भाई कि दोनों की चीजें एक साथ हम नहीं कर सकते, करेंगे भी तो मान लीजिए डेल एक्स क्या है, स्थित में थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनिश्चितता है, स्थित में त्रुटि है। डेल पी क्या है, उस कण के संवेग में त्रुटि है। और यदि इनका दोनों का मल्टीप्लाई करें h/2 पाई h/4 पाई से आपका बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये गणितीय रूप में उन्होंने दिया कि h/4 पाई से बड़ा या बराबर होगा। यदि हम p बराबर m भी रख दें, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो m इंटू v हो जाएगा। जहां पर डेल एक्स क्या है बच्चों, कण की स्थिति में अनिश्चितता है डेल एक्स, डेल पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता है। ठीक है, डेल वी क्या है, वेग में अनिश्चितता है, h क्या है, प्लांक नियतांक है, और m क्या है, कण का द्रव्यमान है। ठीक है, यदि आप इससे निष्कर्ष निकालना चाहो तो ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में होगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मैं क्या करना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि इन दोनों से मैं निष्कर्ष निकालना चाहता हूं, तो मैं आपसे कह दूं डेल एक्स बराबर, आप कहोगे इसको ऐसा कर देते हैं h/4 पाई, और यदि ये गुणा में है तो नीचे जाएगा तो भाग में हो जाए। यदि इसको मैं पूरा नियतांक मान लूं बच्चों, नियतांक मान लूं, तो ये डेल एक्स जो है वो समानुपाती हो जाएगा 1/del p के। मतलब यहां पर दोनों में संबंध एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ठीक है, कहने का मतलब यदि संवेग बहुत कम है, 0 हो जाए, तो स्थित अनंत हो जाएगा, स्थित अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है। यदि इसमें त्रुटि बहुत कम है, यदि इसमें त्रुटि बहुत कम है तो डेल पी का मान अधिक होगा। ये चीज है, एक दूसरे का रिलेट हो जाता है। ठीक है, एक दूसरे से संबंध बताते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए कि यदि डेल एक्स का मान अत्यंत कम हो जाए, डेल एक्स का मान अत्यंत कम हो जाए, इसका मतलब है एक दूसरे के व्युत्क्रम है। देखो जरा, ठीक है, मतलब संवेग की अनिश्चितता में वृद्धि हो जाएगी। अनिश्चितता मतलब जितना होना चाहिए उससे आप ज्यादा त्रुटि में ला रहे हो ना भाई। यदि डेल एक्स स्थित बहुत कम है, मतलब आप स्थित का जब गणना कर रहे हो तो बहुत ही कम त्रुटि कर रहे हो, तो आप उसके संवेग में कहीं ना कहीं ज्यादा त्रुटि कर रहे हो। सीधा फंडा। क्यों? क्योंकि भाई आप लोगों को पता है कि स्थित हम निकाल रहे हैं, स्थित में बहुत कम त्रुटि है, तो कहीं ना कहीं उसका वेग अधिक होगा, और वेग जब अधिक होगा तो कहीं ना कहीं उसके संवेग में, ठीक है, परिवर्तन अधिक होगी। तो ये चीज बोला गया है कि यदि किसी कण की स्थित बहुत ही कम त्रुटिमान है ना, तब यदि हम उसके संवेग की बात करेंगे तो संवेग जो है उसमें अधिक त्रुटि होगा। यदि आपका ये डेल पी का मान अत्यंत कम है, कहीं ना कहीं यदि संवेग में जो त्रुटि है आपका बहुत कम है, यानी संवेग में अनिश्चितता बहुत कम है, तब कहीं ना कहीं बच्चों उसके कण की अनिश्चितता में थोड़ी से ज्यादा है ना परिवर्तन होगा, यानी कण की अनिश्चितता का मान ज्यादा होगी। और यदि डेल एक्स का मान शून्य हो जाए, डेल एक्स का मान शून्य हो जाए, डेल एक्स का मान शून्य हो जाए, तो डेल पी का मान अनंत होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो स्पष्ट किया उन्होंने कि यदि डेल एक्स का मान अत्यंत कम हो, इस स्थिति में यह हुआ कि डेल एक्स का मान कम है, मतलब कण की अनिश्चितता का मान कम है, तब डेल पी व्युत्क्रम है तो डेल पी का मान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। यदि डेल पी का मान कम है, डेल पी का मतलब संवेग में जो परिवर्तन है, संवेग की अनिश्चितता है, मतलब जो त्रुटि है एक प्रकार से, है ना, तो वो यदि मान लो कम है, तो कहीं ना कहीं ये आपका यदि मतलब संवेग में अनिश्चितता कम है तो डेल एक्स की अनिश्चितता में वृद्धि होगी। एक दूसरे के व्युत्क्रम है। और यदि डेल एक्स का मान शून्य हो जाए बच्चों, तो किन्हीं अवस्थाओं में डेल एक्स का मान शून्य हो, अर्थात सही सही निर्धारित कर लिया जाए, यानी बिल्कुल त्रुटि ना हो, है ना, बिल्कुल अनिश्चितता ना हो, मतलब शून्य हो, उस स्थिति में संवेग का मान अनंत हो जाएगा, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यही हमारे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसे तैयार कर लेंगे। 11th क्लास में आएगा तो 2 कॉपी ऐसे लिख लेना बच्चों। यदि इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685 29 91 49। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक होगा, आप ऐप से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।